घर का दूध। नीता, ये कैसी चाय बनाई है तुमने? लग रहा है चाय बनाना ही भूल गई हो, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। ठीक कह रहा है बेटा, सुबह से एक कप ढंग की चाय नहीं मिली। अरे मूड ही ठीक नहीं होता। सुबह की शुरुआत तो एक बढ़िया सी कम पत्ती ज्यादा दूध वाली चाय से ही होनी चाहिए। माँ जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं चाय बनाना नहीं भूली हूँ। चाय का स्वाद खराब हुआ, उसमें मेरी गलती नहीं है। आजकल दूध ही ऐसा आ रहा है कि चाय में कोई स्वाद ही महसूस नहीं हो पाता। पहले तो दूध वाला दूध में पानी मिलाकर लाता था, पानी की मिलावट तो फिर भी बर्दाश्त हो रही थी, लेकिन आजकल तो ऐसा लग रहा है दूध का स्वाद ही बदल गया है। समझ में नहीं आता ये सब कहां जाकर रुकेगा। मुनाफा कमाने के चक्कर में दूध वाला हो या किराने वाला, हर कोई बस मिलावट करने पर तुला है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लेकिन आम आदमी तो बस चिंता ही जाहिर कर सकता है ना, करे भी तो क्या करे। देखा जाए तो ये कोई छोटी बात नहीं है। दूध वालों के नखरे इतने बढ़ गए कि मुझे लगता है अब हम लोगों को भी बिगन बन जाना चाहिए। ऐसा मिलावट वाला दूध पीने से तो अच्छा है इंसान दूध पीना ही छोड़ दे। दूध दही छोड़ने के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। अरे हरियाणा के हैं हम, घी दूध दही के बिना तो हमारा खाना ही पूरा नहीं होता। तो ठीक है माँ जी, आदत डाल लीजिए आप लोग इसी मिलावट वाले दूध की। जब दूध में ही मिलावट है तो इससे बनने वाले घी दही और मट्ठे में कहां से स्वाद आएगा। अब ये रोज रोज के स्वाद के लिए मुझ पर दोष मंडम बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं था कि शैलेश के घर में दूध के ऊपर ये चिंतन मनन पहली बार हो रहा था। दरअसल शैलेश हरियाणा का रहने वाला था। दूध दही के बिना तो उसका दिन पूरा ही नहीं होता था। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि आसपास के इलाके में कोई भी शुद्ध दूध देने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन, बेटा मैंने पता लगाया है, पीछे जो कॉलोनी है ना, उसमें कई लोगों के पास गाय भैंसे हैं। थोड़ा महंगा है लेकिन ताजा दूध मिल जाएगा। तो ठीक है ना माँ, पैसे की चिंता मत करो, बस शुद्ध दूध मिलता रहे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। शैलेश बाजार के दामों से ऊंचे दाम पर पास की बस्ती से अपने परिवार के लिए दूध लगवा देता है। एक दिन नीलिमा दूध लेने के लिए थोड़ा पहले पहुंच जाती है तो देखती है दूध वाला भैंस को इंजेक्शन लगाकर दूध निकाल रहा है। ये नजारा देखकर नीलिमा का माथा ठनक जाता है। अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? इस तरह से गाय भैंसों को इंजेक्शन लगाकर दूध निकालना तो गलत है। और फिर इस इंजेक्शन का असर भैंस के दूध में भी तो आएगा। हमारे घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और तुम लोग हमारे बच्चों को ऐसा दूध पीने के लिए मजबूर कर रहे हो। अरे माता जी, ऐसा है, सवेरे सवेरे प्रवचन मत सुनाओ। आपको दूध लेना है तो ठीक है, वरना चलती बनो। अरे तुझे मुंह मांगा दाम दे रहे हैं, तूने जितना बोला उतना पैसा देने को तैयार हो गया। उसके बाद भी ऐसा जहर का इंजेक्शन लगाकर दूध देगा तू हमें, और ऊपर से आंखें भी दिखा रहा है। देखो आंटी जी, मैंने आपसे पहले ही कहा है, आपको इच्छा हो तो दूध लो, वरना मेरे पास कस्टमर की कमी नहीं है। सुबह सुबह यहाँ खड़े होकर शोर मत मचाओ, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। देखते देखते बात काफी बढ़ गई थी और दूध वाले और नीता की सास के बीच में अच्छी खासी बहस हो गई थी। दूध वाले को इस तरह भैंस को इंजेक्शन लगाकर दूध निकालते देख नीलिमा बुरी तरह से चिढ़ गई थी, इसलिए वो बिना दूध लिए घर लौट जाती है। घर जाने के बाद, अरे माँ जी, दूध लेकर नहीं आई आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ कि कब आप दूध लेकर आए, कब मैं चाय बनाऊं। अरे चुपचाप बैठ, दिमाग मत खा मेरा। पहले ही दिमाग गरम है, एक तो वैसे उस दूध वाले ने भेजा फ्राई करके रख दिया, ऊपर से अब तू आ गई। लेकिन माँ जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो आपसे बस यही पूछ रही हूँ कि आप दूध लाई कि नहीं। अरे नहीं लाई दूध। और तू क्या कह रही थी? वेगन। मुझे लगता है वाकई वेगन बनने का समय आ गया है। एक नंबर के चोर है सबके सब, कोई पानी मिला रहा है, कोई केमिकल, और ये दूध वाला तो भैंस को इंजेक्शन लगाकर दूध निकाल रहा है। अब ये हार्मोन के इंजेक्शन वाला दूध हमारे बच्चों के शरीर में जाएगा तो क्या उनकी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? मैं तो कहती हूँ आज से दूध बंद, ना कोई इस घर में चाय पिएगा, ना दही मट्ठे का नाम लेगा। सास की फरमान जारी करने के बाद अगले कुछ दिनों तक घर में ना तो दूध आता है, ना ही कोई चाय दही का नाम लेता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन नीता का बेटा गोलू पैरों में दर्द के कारण रोने लगता है। मम्मा, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, आज स्कूल में भी बहुत दर्द था। टीचर ने मुझे पूरा दिन नर्सिंग रूम में बिठा कर रखा, कह रही थी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द अभी भी ठीक नहीं हुआ। बेटा तू चिंता मत कर, मम्मा अभी तुम्हें दवा देगी, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नीता गोलू को दवाई पिलाती है, जिससे कुछ देर के लिए तो आराम मिल जाता है, लेकिन शाम होते होते एक बार फिर से दर्द से चिल्लाने लगता है। मम्मा, पैरों में फिर से दर्द हो रहा है। सुनते हैं जी, मुझे लगता है गोलू को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मैंने तो अपनी तरफ से दवाई देकर देख लिया, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ।
चिंटू का चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहब एक टेस्ट करने की सलाह देते हैं। जब उसका रिजल्ट आता है, शैलेश जी, आप बच्चे को कैल्शियम नहीं देते क्या? इसके शरीर में कैल्शियम की कमी है, जिसके कारण इसके हाथ पैरों में दर्द है। बच्चों को कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है क्योंकि इनका शरीर अभी ग्रोइंग स्टेज में है। आप बच्चे को घी, दूध, दही, मट्ठा वगैरह जितना हो सके उतना पिलाइए। इससे बच्चों की ग्रोथ तो अच्छी होती है और शरीर भी मजबूत होता है। शैलेश डॉक्टर की बातें सुनकर और कुछ दवाइयां और सप्लीमेंट लिखवाकर गोलू को लेकर घर आता है। घर जाकर, माँ, ये जो दूध बंद करने का काम किया है ना आपने, उसी का परिणाम भुगत रहे हैं हम लोग। गोलू के शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसे दूध के साथ मट्ठा और दही की भी जरूरत है। आप ऐसा करो, दूध वाले से बात करके फिर से दूध चालू करवा दो। अरे उस दूध वाले के पास तो जाए मेरी जूती, एक नंबर का बदतमीज आदमी है वो। भैंस क्या खरीद ली, खुद को अंबानी समझ रहा है। ना बात करने की तमीज है, ना दूध बेचने का ढंग, गवार कहीं का। देख बेटा, मेरा तो बिना चाय के गुजारा चल रहा है। अब तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है तो ये दूध वाले के आगे नाक रगड़ने का काम भी तुम ही कर लो, मुझसे ना हो पाएगा। छोड़िए ना माँ जी, जो बीत गया सो बीत गया। अब दुनिया में हर आदमी ही मिलावट कर रहा है, कोई कर भी क्या सकता है। गोलू के लिए से आप एक बार दूध वाले से बात करके देखिए ना। और आप इतना मत सोचिए, इन्हें बस मुनाफा कमाने से मतलब होता है। वो तो भूल भी चुका होगा कि इतने महीने पहले आप लोगों के बीच में क्या बात हुई थी। बहू और बेटे के समझाने पर नीलिमा एक बार फिर से दूध वाले के पास जाती है और उससे दूध के लिए बात करती है। घर में अब फिर से दूध आने लगा था, लेकिन नीलिमा का मन अभी भी गोलू को वो दूध पिलाने के लिए तैयार नहीं था। वो जानती थी कि इस इंजेक्शन का भैंस के दूध और दूध पीने वालों की सेहत पर कितना बुरा असर होता है। अभी नीलिमा उधेड़बुन में ही थी कि तभी उसे खुशखबरी मिलती है। माँ जी, आप एक बार फिर से दादी बनने वाली हैं। अरे बेटा, ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। अब पहले से तेरे पास इतना काम है, घर की जिम्मेदारी है, गोलू है, अब ये प्रेगनेंसी भी। मैं तो कहती हूँ अब छोड़ इस नौकरी का चक्कर, तो घर में रहकर घर और अपनी सेहत पर ध्यान लगा। कैसी बात करती है माँ जी आप? कितनी मेहनत के बाद तो मैं आज इस मकाम पर पहुंची हूँ। प्रमोशन मिल गया है, दफ्तर में थोड़ी इज्जत बढ़ गई है, तो आप चाहती हैं कि मैं नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाऊं? माँ जी, समय आने पर सब हो जाता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। और वो काम वाली है ना मनीषा, उसे ही थोड़े पैसे फालतू देकर घर के 2-4 काम और करवा लिया करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैनेज हो जाएगा। नीता बिल्कुल ठीक कह रही है। आज के जमाने में एक आदमी की कमाई से घर नहीं चलता माँ। वो नौकरी कर रही है तो करने दो, घर में बैठकर क्या फायदा होगा। और वैसे भी दूसरा बच्चा आ रहा है तो घर के खर्चे तो बढ़ेंगे ही। ठीक है बेटा, जैसे तुम पति पत्नी की समझ। मेरा फर्ज था समझाना, बाकी अमल में लाना न लाना ये तो तुम्हारी मर्जी है। नीता ने कह तो दिया था कि वो घर और बाहर की जिम्मेदारियां अकेले ही अच्छे से संभालेगी, लेकिन ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, वास्तव में उतनी आसान नहीं है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, नीता की प्रेगनेंसी में परेशानियां बढ़ती जा रही थी और अब तो उसे काफी कमजोरी सी महसूस होने लगी थी। प्रेगनेंसी के 4थे महीने में, देखो नीता, मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन अपनी सेहत और आराम का ख्याल रखो। 4थे महीने से तुम्हें लगातार कैल्शियम और आयरन के सप्लीमेंट लेने हैं, लेकिन सिर्फ सप्लीमेंट के भरोसे मत बैठना। अपना भोजन सबसे पहले संतुलित करने की जरूरत होती है। आयरन और कैल्शियम से भरपूर डाइट लेनी है, समझ गई? ठीक है डॉक्टर, मैं अपना ख्याल रखूंगी। नीता घर जाकर सास को डॉक्टर से हुई बात बताती है। अरे बेटा, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ, आखिर करे तो क्या करे। दूध वाला भी किसी तरह बस 1 किलो दूध दे रहा है और उसमें भी मेरा तो मन ही नहीं मान रहा कि मैं वो दूध तुझे पीने दूं। कितनी बार तो मिलावट करते हुए पकड़ लिया उसे मैंने। आजकल तो पता नहीं बाल्टी में क्या भर के लाता है, दूध में मिलाता है तो बाल्टी झाग से भर जाती है। घर लाकर दूध गर्म करो तो झाग नीचे बैठ जाता है और उसमें दूध थोड़ा सा ही निकलता है। माँ जी, कहीं साबुन तो नहीं मिला रहा है दूध में? इनका कोई भरोसा नहीं, वो क्या पिला दे। बहू की बात सुनकर अब सास नीलिमा को भी चिंता सताने लगती है। और बेना, क्या हालचाल? कितने दिन हो गए तू गांव नहीं आई? अब क्या बताऊं भैया, बहू प्रेग्नेंट है, जल्द ही नन्ना मुन्ना आने वाला है घर में। लेकिन जितनी हमें इस बात की खुशी है ना, उससे कई गुना ज्यादा तो चिंता है। अरे बहना, ऐसा क्या हो गया जो चिंता में आधी हुई जा रही है? भैया, यहाँ पर कोई ताजा दूध देने वाला नहीं है। गोलू और बहू को तो दूध के बिना रख नहीं सकते, हम तो बिना चाय पिए भी रह जाएंगे। तू चिंता मत कर बहना, मैं कोई उपाय निकालता हूँ। तेरे भाई के होते हुए तुझे अपनी रातों की नींद उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है।
2 दिन बाद मामा जी एक अच्छी नस्ल की स्वस्थ और मोटी सी भैंस लेकर नीलिमा के दरवाजे पर खड़े हुए थे। देख नीलिमा, तू बच्चों की सेहत के लिए परेशान थी ना, मैं तेरे लिए ऐसा अनमोल तोहफा लाया हूँ कि अब घर में किसी की सेहत बिगड़ ही नहीं सकती। अब घर का दूध निकालो और खूब बच्चों को दूध नहीं खिलाओ, मजाल है जो बच्चों की सेहत 20 से 19 हो जाए। ये कैसा गिफ्ट लेकर आया मामा जी? अब इस भैंस को कौन पालेगा? मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूं कि कुछ ही महीनों में छोटा बेबी आ जाएगा घर में, उसकी जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे? और मामा जी एक और मुसीबत लाकर हमारे गले में मर रहे हैं। ठीक कह रही हो तुम, किसके पास इतना समय है कि भैंस की देखभाल करेगा? मामा जी को जाने दो, मैं माँ से बात करके भैंस को ठिकाने लगवाता हूँ। मामा की जाने के बाद, अरे माँ, आपने ऐसा क्या कह दिया मामा जी से जो वो भावनाओं में बहकर सीधा भैंस ही उठा लाए? माना कि दूध की शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अब ये भी कोई बात नहीं हुई ना कि हम भैंस पालना शुरू कर दें। अब कल को आटे में मिलावट होने लगेगी तो हम नौकरी छोड़कर गेहूं और चावल उगाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता माँ। अरे चुप कर नालायक, तेरे मामा जी कितने प्यार से ये देसी नस्ल की भैंस लेकर आए हैं। तुझे पता भी है कितनी कीमत है इस भैंस की? और बेटा, मेरे लिए ये भैंस एक अनमोल तोहफा है। खबरदार जो राम प्यारी के बारे में एक शब्द भी कहा। माँ जी, इतना इमोशनल मत होइए। हम आपके मायके से आए हुए गिफ्ट का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बस ये कहना चाहते हैं कि इस भैंस की देखभाल आखिर होगी कैसे? हम कैसे संभालेंगे इसे? समझदारी तो इसी में है कि आप या तो इसे बेच दीजिए या फिर मामा जी की तरह ही किसी को गिफ्ट कर दीजिए। और अगर आपको गिफ्ट करने का मन नहीं है ना, तो सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि आप मामा जी को ही लौटा दीजिए। बहू की बात सुनकर अब तो सास नीलिमा का पारा आसमान छूने लगता है। बहू, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब कहने की? अरे तेरे मायके से जो सामान मिलता है, अगर उठाकर मैं बाहर किसी वाले को दान कर दूं तो तुझे कैसा लगेगा? मायके से आया हुआ सामान हर लड़की के लिए खास होता है, और ये भैंस भी मेरे लिए मेरे मायके से आया तोहफा ही है। नीता अब करे तो क्या करे? कैसे होगा भैंस का काम? मम्मी तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। देखो शैलेश, मेरे अंदर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, इसलिए मुझसे तो किसी तरह की उम्मीद करना ही मत कि मैं तुम्हारी मम्मी की खुशी के लिए अब यहाँ पर भैंस पालूंगी। तुम ऐसा करो, एक नौकर का इंतजाम करो जो पूरा दिन भैंस की देखभाल करे, उसका दूध निकालकर गोबर उठाकर फेंके, क्योंकि मुझसे ये सब काम नहीं होने वाला। ठीक कह रही हो तुम। एक नौकरी रख लेते हैं, वरना बिना बात रोज रोज इस भैंस की वजह से घर में कलेश होना शुरू हो जाएगा। शशि, कल से भैंस का काम तुझे ही करना है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे भैंस के काम के पैसे अलग से दिया करूंगी। देखो भाभी, ऐसा है कि ये भैंस का काम मेरे से नहीं होता। मैं गोबर में हाथ नहीं लगाती हूँ। आपके घर का झाड़ू पोछा करने का है तो बोलो, ये भैंस पालने का काम अपन का नहीं है। अच्छा, तेरी जान पहचान में कोई है जो भैंस का काम कर ले तो उसे भेज देना। अरे भाभी, ये गाय भैंस का काम करना होता तो अपन लोग गांव से भागकर इधर शहर में काहे को आते? जानवर पालने के लिए खुद को भी जानवर बनना पड़ता है। उसके लिए चारे का इंतजाम करो, उसकी साफ सफाई करो, दूध निकालो, उपले बनाओ। ना बाबा ना, अपने से इतना काम नहीं होता। नीता और शैलेश काफी कोशिश करते हैं कि उन्हें भैंस के लिए कोई नौकर मिल जाए, लेकिन कोई भी काम वाली भैंस का काम करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। अगले दिन सुबह नीता तो बैग लेकर ऑफिस की तरफ निकल जाती है और उसके जाने के बाद भैंस माँ माँ करके शोर मचाना शुरू कर देती है। अरे भाग्यवान, कान में रुई डाल कर बैठी हो क्या? अब मायके से भैंस मंगवाइए तो उसकी सेवा पानी भी तो करो। तुम्हारे मायके के मेहमान चाय नाश्ता मांग रहे हैं, जाओ अपनी राम प्यारी को चाय नाश्ता कराओ। अपनी बहू से तो कभी किसी काम के लिए नहीं कह सकते, बस मुझ बुढ़िया पर हुक्म चलाते रहिए आप। अरे कुछ तो शर्म करो। एक तो बहू पेट से है, ऊपर से नौकरी करने के लिए दफ्तर जाती है, फिर कितना काम करेगी एक बार में? भैंस पालने का और शुद्ध दूध पीने का शौक तुम्हें ही चढ़ा है ना, तो तुम ही जिम्मेदारी उठाओ। बेचारी नीलिमा अब कर भी क्या सकती थी। मन मारकर पहले वो भैंस के लिए चारे पानी का इंतजाम करती है, उसके बाद उसे रगड़ रगड़ के नहलाती है, फिर दोबारा उसके खाने का इंतजाम करती है, दूध निकालती है और उसका गोबर साफ करती है। शाम के समय नीता ऑफिस से लौटकर आती है तो देखती है कि सासू माँ के चेहरे पर तो 12 बजे हुए हैं। माँ जी, आज तो घर पर दूध होगा ना? राम प्यारी ने दूध दिया होगा ना? आज तो मैं ताजा दूध की बढ़िया सी कॉफी पीऊंगी। कितने दिन हो गए ढंग की चाय कॉफी भी नहीं पी। हाँ महारानी, पी ले चाय कॉफी। काम के समय तो सब अंधे बहरे हो जाते हैं, दूध पीने के लिए सब आ गए। अब तो ये रोज की बात हो गई थी।
राम प्यारी के दूध से घर में सभी लोग मजे से दूध, दही, मट्ठे का आनंद ले रहे थे। बहू नीता भी समय से ऑफिस के लिए निकल जाया करती, लेकिन बेचारी नीलिमा, उसका हाल बहुत बुरा था। पूरा पूरा दिन उसे राम प्यारी की सेवा में लगना पड़ रहा था, तब जाकर वो परिवार के लिए दूध निकाल पा रही थी। 10 दिन बाद, ऐसा है जी, अब मुझसे हाथ जुड़वा लो आप, मुझसे ये सब और नहीं होगा। ऐसा कैसे भाग्यवान, तुम्हारे मायके का तोहफा है, तुम नहीं संभालोगी तो कौन संभालेगा। इस भैंस ने मेरी हालत खराब करके रख दी। आपका मन करे तो किसी को गिफ्ट कर दो या फिर वापस भैया के यहाँ भिजवा दो, जो करना है वो करो, लेकिन मुझे अब इस राम प्यारी से मुक्ति दिलवाओ। इसकी भैं सुनकर सर चकराने लगता है मेरा। नीलिमा की बात सुनकर घर में सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। चलो माँ, अब आपका ये भैंस पालने का शौक पूरा हो गया हो तो मैं आपको बता दूं, मैंने पता किया है। मेरे फ्रेंड के यहाँ उसके अंकल की दूध की डेयरी है, शुद्ध दूध मिलेगा, मिलावट की कोई टेंशन नहीं है। बात कर लिया मैंने, कल से ही 2.5 लीटर दूध आने लगेगा। अब तो खुश हो ना। तो आखिर में इतने पापड़ बेलने के बाद नीलिमा की घर का दूध पीने की इच्छा पूरी हो ही जाती है और अब वो बिना झिझक के लस्सी और मट्ठा पीकर सेहत सुधार रही थी।